आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। लगातार खबरें महेंद्रगढ़ जिले से रिलेटेड और नगर पालिका चुनाव से संबंधित हम आपको दिखा पा रहे हैं, जैसे आप वीडियोस में देख पा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आज अलग चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिन्होंने पढ़ाई की बहुत अच्छे तरीके से और लोगों की सेवा के लिए भी काम किया, और अब दूसरे तरीके से राजनीति के क्षेत्र में आके और वो चाहते हैं कि भाई सरकार से लोगों की सेवा करवाई जाए। सरकार के जो काम होते हैं, छोटी छोटी मुहिम होती हैं, वो नीचे तक के लोगों तक पहुंचाई जाएं। तो इस बात को लेके शुरू किया है एक बहुत बड़ा कदम। डॉक्टर की उपाधि ले रखी है और उसके साथ साथ राजनीति में एक्टिव हैं। बातचीत करवाएंगे ऐसे व्यक्तित्व से। आपकी नाम है मनीष कुमार जी, डॉक्टर मनीष कुमार जी। उनसे बातचीत करेंगे, हमारे साथ बैठे हैं और क्या कुछ उनके विचार हैं पीछे के समय से लेके आगे के समय तक के, कि किस प्रकार से वो अपनी नज़रिए से लोगों को देखते हैं, राजनीतिक पार्टी को देखते हैं और अपने डॉक्टरी जो पेशा है उसको देखते हैं। तो बातचीत करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार जी। नमस्कार प्रदीप जी, बहुत बहुत कैसे हैं सर? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो मुझे आपने ये अवसर दिया। थैंक यू वेरी मच। सर, सबसे पहले जानना चाहूँगा, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्या पूरा नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रदीप जी, मेरा नाम डॉक्टर मनीष यादव है। मैं महेंद्रगढ़ ज़िले के भवानिया गांव से हूं और महेंद्रगढ़ ज़िले में ही पाली गांव में मैं हमारे इंस्टीट्यूट से, मेरे फादर साहब एजुकेशनिस्ट थे, गवर्नमेंट टीचर है। फिर उन्होंने स्कूल से शुरुआत की और यहाँ पे काफ़ी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ज़िले में भी हैं, दूसरे ज़िले में भी हैं, हरियाणा से बाहर बिहार तक भी है। और मेरा पर्सनली जो मैं हूँ वो डॉक्टरी पेशे से आता हूँ। मैंने एमबीबीएस किया है, एमबीबीएस के बाद एमडी किया है। एमडी मैंने फोरेंसिक मेडिसिन डिपार्टमेंट से किया है और मैंने उसके बाद गवर्नमेंट जॉब की है, दिल्ली में की है। दिल्ली के बाद फिर मैंने जॉब से रिज़ाइन करने के बाद अब मैं यहाँ पे अपने इलाके में समाज सेवा में और राजनीति में हूँ, आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। सर, बहुत अच्छी बात है, आपने समाज सेवा की है, पार्टी से भी संबंध रखते हैं। लेकिन पहले दो चार बातें करेंगे डॉक्टरी को लेके। एमबीबीएस करना एक बहुत बड़ा काम होता है, बच्चे देश से बाहर जाके एमबीबीएस करके आते हैं, ऐसी विडंबनाएं हैं। तो आपने किस प्रकार से एमबीबीएस की जो पढ़ाई है वो पूरी की? क्या बच्चों को बताएंगे कैसे पढ़ना चाहिए? देखिए, एमबीबीएस के लिए इनिशियली हम लोग जब 12th क्लास में या 10th के बाद जब हमें सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है तो साइंस साइड में हमने रुचि दिखाई थी। उस समय बायोलॉजी में मैं था तो बायो मैंने ली। उसके बाद मेरी तैयारी थी, मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी सहारा लिया, आकाश इंस्टीट्यूट, एलन इंस्टीट्यूट जैसे इंस्टीट्यूट से मैंने कोचिंग की। और फिर एमबीबीएस के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स थे उनमें मैं अपीयर हुआ समय समय पे। और फिर लास्टली मेरा एडमिशन जो है वो बरेली में हुआ। तो बरेली में रोहिलखंड विश्वविद्यालय है, वहाँ से मैंने अपना एमबीबीएस का कोर्स किया। तो दौरान एमबीबीएस के कोर्स में आपको मतलब हमारे टीचर्स होते हैं, प्रैक्टिकल लैब्स होती हैं, वो सारी चीज़ें जब आप वहाँ इंटरेस्ट लेते हो और पढ़ाई करते हो तो समय समय पे 14 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारी एमबीबीएस में। तो 4.5 साल का कोर्स है लगभग। तो 4.5 साल में हम ये सभी को 14 के 14 सब्जेक्ट्स को रीड करते हैं, पढ़ते हैं और उनका अध्ययन करते हैं और फिर उसके बाद उत्तीर्ण करते हैं। फिर 1 साल की इंटर्नशिप, फिर एमबीबीएस हमारी कंप्लीट हो जाती है। सर, ऐसा कहा जाता है कि जब अगर 100 बच्चे एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं तो लास्ट में वो 20-25 ही बच पाते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये हो सकता है कि वो एक साथ पास आउट ना हो, समय पे पास आउट ना हो, क्योंकि देखिए एमबीबीएस की पढ़ाई वाकई टफ़ पढ़ाई है। हमारे जो मेडिकल के सब्जेक्ट्स हैं टेक्निकली स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, तो फिर उसको समझने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है। और कभी कभार हो जाता है कि हम उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, किसी सब्जेक्ट में पीछे रह जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो 20-25 ही बाहर निकलेंगे। मेरे हिसाब से तो मैक्सिमम या ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो सभी उत्तीर्ण करते हैं समय के साथ साथ। हो सकता है किसी सब्जेक्ट में उसको एक बार अतिरिक्त एक और वो अटैम्प्ट देना पड़ जाए, और जो मेहनत करता है वो कंप्लीट कर लेता है। ये बात थी डॉक्टरी की। सर, अब बात करते हैं, आप राजनीति में आई, डॉक्टरी पेशे को छोड़कर अब काम ना के बराबरी कर रहे हैं, लेकिन सेवा के लिए यहाँ पे आए हैं। वो काम भी सेवा का था, तो कैसे विचार बना डॉक्टर से इस लाइन में आने का? देखिए, जब मैं आफ्टर एमडी के बाद मैंने जॉब ज्वाइन की और मैं दिल्ली में कार्यरत था लोकनायक हॉस्पिटल में।
तो जो डॉक्टरी के माध्यम से मैं अच्छा काम कर रहा था दिल्ली में, लेकिन मेरे लिए दिल्ली में बने रहना उचित नहीं था या फिर मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो मैं फिर उसके बाद मुझे आना था अपने होम टाउन महेंद्रगढ़ आना था। तो महेंद्रगढ़ आके फिर मैं कहीं जॉब ज्वाइन कर सकता हूँ। तो मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ जो व्यवस्थाएं हैं, अब दिल्ली में जब मैंने काम किया और दिल्ली की जो व्यवस्थाएं देखी, तो वहाँ की व्यवस्थाओं के साथ एक मैं अपना संपूर्ण दे सकता हूँ। मतलब मैं अपनी स्ट्रीम में, अपनी ब्रांच में जब काम करूँ, और यहाँ पे जो है हम उन चीज़ों से पूरी तरह से लैस नहीं है जो कि होनी चाहिए। डिपार्टमेंटल जो हमारे गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर है, और फोरेंसिक मेडिसिन यूजुअली मैक्सिमम जो होता है वो गवर्नमेंट का पार्ट है। तो हमारा जो सरकारी ढांचा या सरकारी व्यवस्थाएं हैं वो उतनी सक्षम नहीं बनाई गई हैं, या उतना हमारे को वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं की गई हैं। तो मुझे लगता है कि पहले ये ज़रूरी है कि सरकारी व्यवस्थाएं जो हैं वो उचित हों, तभी कोई डॉक्टर, आपने देखा होगा आज हमारे यहाँ इतने स्पेशलिस्ट लोग इंटरेस्ट नहीं लेते पोस्ट पे। वो इसीलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे जो इसमें ढांचे में, सरकारी व्यवस्थाओं में जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। तो इस कारण से एक डॉक्टर जो है वो अपनी कंप्लीट स्किल्स नहीं दे सकता है। फिर आप उससे क्या करेंगे, हथियार के बगैर जंग में नहीं जाया जा सकता वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, जिस प्रकार से राजनीति में आए, कब शुरुआत हुई राजनीति की, कब आपने बीजेपी ज्वाइन की थी? देखिए, मैं राजनीति में आप मानिए 2014 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। लगभग चुनाव का समय था। हाँ, लगभग चुनाव का समय था। तो उस समय मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना, और लंबे समय तक, मतलब आप ये कह सकते हैं कि लास्ट 2-3 महीने पहले तक भी भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य रहा। तो उस दौरान भी हमारा एक ही मकसद था राजनीति में जाने का या पार्टी से जुड़ने का, कि लोगों को जागरूक करना है, इलाके के लिए हमें आवाज़ उठानी है। उस समय आपने देखा होगा जब 2014 में, तो कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी विकल्प के रूप में उभरी। जो हमारे इरादे या हमारी जो भावनाएं थी या हमारे जो अधिकार थे, उनके लिए हमारा आम जन जो पूरा महेंद्रगढ़ का या पूरे हरियाणा का, वो भाजपा से एक उम्मीद के साथ जुड़ा। और नाम भी आ गया था एक बार। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे महेंद्रगढ़ को सीएम सिटी के उसमें भी देखा गया था कि मुख्यमंत्री अगर मान लीजिए हमारी विधानसभा से, हमारे ज़िले से होगा, तो वो क्या कहते हैं कि निश्चिंत ही वो कहीं ना कहीं हमारे ज़िले को विकास की दौड़ में आगे ले जाएगा। इसका भी काफ़ी वो रहा, उससे भी उसकी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी में उस समय जो प्रतिनिधि रहे उनकी जीत बहुत बड़ी जीत रही। और लेकिन जो 5 साल का कार्यकाल बीता, तो आप सब भी वाकिफ़ हैं, आप यहीं रहते हैं, यहीं देखते हैं, तो वो निराशा में तब्दील किया उन्होंने। 5 साल में जो व्यवस्था होनी चाहिए थी या जो बदलाव होने चाहिए थे, जिस उम्मीद से लोगों ने वोट दिया था, वो उस पे खरे नहीं उतरे, वो विफल रहे ऐसा करने में। तो लोगों ने बदलाव दोबारा में भी आपने देखा होगा, जब 2019 का चुनाव था, तो ये एक तरफा लहर बताई जा रही थी कि भाई 75 पार के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी उसमें थी। लेकिन आपने व्यक्तिगत रूप से महेंद्रगढ़ विधानसभा में देखा होगा कि एक विरोध था। उस विरोध का मुख्य कारण यही था कि जो 5 साल पहले की स्थिति थी, उससे भी बदतर हालत में हम 2019 में खड़े थे। तो 2019 में भी जब वो स्थिति थी, तो लोगों ने उसकी जिम्मेदारी यहाँ के प्रतिनिधि को लेनी चाहिए, तो वो नहीं लेते हैं। तो ऐसे में लोगों ने अपना रोष दिखाया और उनके विपक्ष में वोटिंग की। बिल्कुल जी। उसके बाद विपक्ष में वोटिंग की, कांग्रेस की सरकार आई महेंद्रगढ़ विधानसभा में, लेकिन 3 साल हो गए, वो भी विफल है, कहीं भी नज़र नहीं आते। देखिए, महेंद्रगढ़ के लिए विशेष तौर पे आप देख रहे हैं कि पिछले 40 वर्षों से लगभग 2 ही प्रतिनिधि हमारे यहाँ हैं, और बार बार उन्हीं में से कभी वो तो कभी वो आगे आते हैं जी। और हमारे पास भी एक बार बार ये होता है कि भाई इस बार इन्होंने निराश किया है, तो वो वादे करते हैं कि जो गलतियां मुझसे पिछले योजना में हुई थी इस बार नहीं होंगी। 5 साल आपने मुझे सज़ा दे दी है, आगे आने वाले समय में आपका भाई, आपका बेटा ये करेगा, वो करेगा। इस तरह के वादे जनता के बीच में किए जाते हैं, और जब वो ये बात कहते हैं तो फिर जनता एक बार कहती है कि ठीक है भाई, देख लेते हैं, आपको एक मौका और देते हैं। तो फिर वोटिंग होती है, फिर वो जीते हैं। अब इस समय जो कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं, उनको इस बार वोटिंग की गई या वो जीते, जिस भी सर्कमस्टेंसेस में जीते हैं जी। तो उसके बाद अब उनको एक बहाना हो गया कि भाई सरकार हमारी नहीं है। लेकिन जो विधायक हैं, बहाना दोनों के पास। हाँ, एक कहते हैं कि भाई मैं यहाँ से जीता नहीं हूँ, एक कह सकते हैं कि मेरी सरकार नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। जब कोई भी प्रतिनिधि किसी भी क्षेत्र से जीत के आता है तो उसका
दायित्व तो बनता है कि वो वहाँ के जनता की अधिकारों की आवाज़ लगातार उठाए। और एक बजट जो होता है विधायक निधि का जो होता है वो तो आना ही आना है। बिल्कुल, उसमें तो कोई भाई अगर सरकार आपकी है तो आप ये हो सकता है कि अतिरिक्त योजनाएं लेके आ सकते हो और ग्रांटें ला सकते हो, उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन अभी जो एक बेसिक बजट है विधायक निधि वो तो आपको मिलेगा ना, आप उससे काम करो, जनता के बीच में काम करो। उसका 100% भी आपने अगर ज़मीन पर लगा दिया और अपने क्षेत्र पे लगाया या क्षेत्र के लिए किया तो वो भी बहुत है। आज तक हमारे पास तो ये है ना कि आज तक कुछ लगा ही नहीं इस क्षेत्र में, तकलीफ़ ये है यहाँ। अभी फिर कब आप पार्टी ज्वाइन करना आपको मन में आया और क्या कमियां आपको बीजेपी में लगी? देखिए, मैं राजनीति में या राजनीतिक किसी भी दल के साथ जब जुड़ा था तो मेरी भावना एक ही थी कि भाई मेरे इलाके महेंद्रगढ़ क्षेत्र की जो आज आप पोजीशन देखते हैं, पहचान देखते हैं, कहीं ना कहीं हमारे को पिछड़े के नाम से जाना जाता है। इस इलाके को हरियाणा का पिछड़ा इलाका कहा जाता है। पिछड़ा इलाका क्यों कहा जाता है? ये राज्य आपको पता है सबसे पुराने राज्यों में राज्य है। हमारे यहाँ से आपने देखा होगा लिटरेसी रेट महेंद्रगढ़ का पूरे हरियाणा में ऊपर है, ठीक है जी। इसके बाद यहाँ का मेहनत का आज हमारे यहाँ के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आपने देखे होंगे कि पूरे हरियाणा भर में है। तो सब तरह से जब सब कुछ सक्षम है तब भी हम पिछड़े क्यों हैं? सिर्फ और सिर्फ सरकारी तंत्र से तो पीछे हैं। जब सरकार के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनकी कभी चाह ही नहीं रही कि आप अपने इलाके में विकास कराएं, अपने इलाके में नई चीज़ें लाएं। यहाँ पे अगर कोई मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ आती हैं तो उससे विकास की दौड़ होती है, या सड़कें बनती हैं। यहाँ तो बेसिक फैसिलिटी की दिक्कत है। हमारे यहाँ सड़कें जो हैं वो 40 साल से नहीं बन के आई। आज आप देखेंगे जब 6 लेन 14 लेन तक के हाईवेज़ बन रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भी बने, ऐसा नहीं कि नहीं बने, लेकिन महेंद्रगढ़ का नाम क्यों नहीं आता? महेंद्रगढ़ का प्रतिनिधि कहाँ रहता है? वो क्यों नहीं इन चीज़ों को महेंद्रगढ़ में लेके आते? क्या महेंद्रगढ़ की जनता का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। जब इतने लाखों करोड़ों का बजट सरकार हर साल लेके आती है तो महेंद्रगढ़ के लिए क्या कुछ नहीं बचता? यहाँ तक आते आते ये दक्षिण हरियाणा के आखिरी छोर पे रहता है तो बस आखिरी आपका झज्जर रोहतक तक आके ख़त्म हो जाता है। ऐसा ही लग रहा है। यही होता है, मेरे को लगता है कि वहाँ से कोई चलते हैं और वो बांटते बांटते पहुँचते तो यहाँ तक आते आते वो ख़त्म हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। समान अधिकार है। महेंद्रगढ़ भी अपने तरफ से सरकार में पूरा योगदान देता है, हमारा पूरा दक्षिण हरियाणा योगदान देता है। आज की जो सरकार है उसमें दक्षिण हरियाणा का अहम योगदान है। जो सरकार वहाँ बैठी है उस दक्षिण हरियाणा के वजूद पे बैठी है। बिल्कुल। और उसके बाद भी अगर दक्षिण हरियाणा को ये देखना पड़ेगा तो लोगों को विकल्प की तलाश है। और मेरा आपने पूछा कि आम आदमी पार्टी में आने का, मैं जब दिल्ली में 1.5 साल कार्यरत रहा तो दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी के लोगों से मैं मिला, आम आदमी पार्टी के काम से जब मेरा परिचय हुआ, तब मैंने ये देखा कि किस तरह एक कॉमन मैन, एक आम आदमी के लिए पार्टी काम करती है। मेरे पास, मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे पास फ़ोन आते, कभी कोई मरीज आया है तो इंडिविजुअल के लिए विधायक का किसी और पार्टी पर उसका फ़ोन आता था कि जी हमारे आए हैं, इनको आप अटेंड करिए। अच्छा, वो आदमी कभी ये नहीं कहता था जी मैं आम आदमी पार्टी में बड़े दिनों से हूँ। वो यही कहता था जी मैं सिर्फ़ और सिर्फ विधायक जी से मैंने कहा था कि मुझे लगा वहाँ भीड़ होगी और मेरा नंबर नहीं आएगा, और उन्होंने कहा नहीं आप पहुँचिए और काम करिए। तो इस तरह से अपने कार्यकर्ता के लिए या फिर अपने नागरिक के लिए, अपने वोटर के लिए जो तैयार रहते हैं, जो हमेशा एक छोटी सी उस पर आप अप्रोच कर लो। मेरे को वहाँ इतने दिन में रहा तो कभी किसी से मिलना है तो मुझे ये नहीं लगा कि मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा। मैंने कहा जी विधायक जी आपसे मिलना है। हाँ जी आ जाइए, बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए डॉक्टर साहब क्या काम। तो एक इजी अप्रोचेबिलिटी आदमी के लिए, सीधे कि वेलकमिंग नेचर है सभी का। मतलब ये ऊपर से आदेश होता है, एक पार्टी की कार्यप्रणाली होती है, तो उनका जो है इजी अप्रोच जो है एक इंडिविजुअल के लिए खोला हुआ है। हमारे यहाँ क्या है, अगर आपको मिलना है तो मेरे ख्याल से ये सपना भी हो सकता है कि आप मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो आदमी अपना प्रयास करता रह जाता है, और मिलने वाले जो कुछ लोग हैं तो पहले आप देखेंगे तो उससे मिलो, फिर उससे मिलो, फिर एक और से मिलो, फिर उसके बाद तीसरा कहेगा अरे भाई साहब आज तो नहीं मिल पाएंगे। तो इस तरह का तो सरकारी जो हमारे प्रतिनिधि है उसका दायित्व तो बनता है कि वो हर नागरिक की बात सुने, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि उसने वोट उसको दिया है नहीं दिया है। क्योंकि जब एक बार आप प्रतिनिधि चुने गए हो तो उसके बाद हर नागरिक का आपके ऊपर अधिकार है। बिल्कुल सर, अभी आम आदमी पार्टी ने बड़ा अच्छे तरीके से वोटिंग हासिल करके पंजाब में सरकार बनाई थी, लेकिन कुछ लोगों सवाल उठा रहे थे भी, एक तो आप लोग फ्री में जो चीज़ें उपलब्ध करवा रहे हैं उनको लेके, और अभी जो एक
पंजाबी स्टार था जिसकी डेथ हुई, उसकी सिक्योरिटी को लेके, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं आपको फ्री वाली बात की बात बताता हूँ। ये अपना अपना नज़रिया है, आप किस तरह से देखते हैं। आप इसे फ्री के माध्यम से देखते हैं कि फ्री बांटा जा रहा है। ये फ्री बांटना नहीं है। आप देखो, योजनाएं, अनेकों योजनाएं रही, किसको? गरीब तबके को उठाने के लिए, इक्वेलिटी के लिए, समान अधिकार समान धारा में लाने के लिए अनेकों योजनाएं हैं पूरे भारत में। इम्प्लीमेंटेशन की बात है कि कौन उसको इम्प्लीमेंट करता है। आम आदमी पार्टी की भी ये कुछ योजनाएं हैं जिससे कि एक छोटा तबका, गरीब तबका, पिछड़ा तबका जो है वो समान धारा में आ सके। तो जिस तरह बिजली को फ्री किया है तो एक विशेष वर्ग के लिए किया है जो कि आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिसका कंजम्पशन कम है। ये नहीं है कि जिसकी 4000 यूनिट का कंजम्पशन है, जिसके यहाँ 10 AC चल रहे हैं, उसके लिए फ्री कर दिया है। ऐसा नहीं है। ये उसके लिए जिसके घर में एक वक्त की अगर बत्ती उसने ज़्यादा देर चला दी तो हो सकता है रोटी नहीं बनेगी आज शाम की। ये उन लोगों के लिए है। अगर वो 200 यूनिट तक का कंजम्पशन करते हैं तो वो इस अधिकार को पा सकते हैं कि उसका बिजली का खर्च नहीं देना उसे, वो निश्चिंत हो जाए, वो अपना परिवार चलाए। अगर वो 400 यूनिट वाला है तो उसको सिर्फ 200 यूनिट का खर्च देना है, 200 यूनिट का नहीं देना, वो उसके लिए फ्री रहेंगी। उससे ऊपर किसी का कंजम्पशन है, 500 यूनिट का कंजम्पशन है, तो उसे पहली यूनिट का भी पैसा देना है। तो आप समझ सकते हैं कि 400 यूनिट या 200 यूनिट तक वही वर्ग होगा। 200 यूनिट किसका भी ला सकता है जिसके कंजम्पशन कम है। तो उस व्यक्ति को उठाना सरकार की जिम्मेदारी है, और ऐसा ही अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं, चाहे वो पंजाब हो चाहे दिल्ली हो। और आने वाले समय में अगर मौका देती है तो हरियाणा की जनता, हरियाणा में भी ये सुविधाएं होंगी। सर, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि वहाँ पे काफ़ी चीज़ें फ्री दी जा रही हैं और हरियाणा में हम कह सकते हैं कुछ भी फ्री नहीं है, फिर भी हरियाणा सरकार घाटे में है और दिल्ली सरकार मुनाफा कमा रही है। देखिए, आप हरियाणा में जो है जो चीज़ फ्री दी जा रही है वो दे दी जा रही है कि हाँ दे दो, फ्री कर दो, पकड़ा दो। उसका क्या महत्व है, वो किस तक पहुंच रही है, किस तक नहीं पहुंच रही है। हमारे यहाँ लाखों करोड़ों की योजनाएं चल रही हैं लेकिन गरीबी नहीं मिटेगी। क्यों नहीं मिटेगी? उनके पास वो चीज़ नहीं पहुंच रही। अब आपने जो बिजली की बात करी तो 200 यूनिट जब वो कंज्यूम कर रहा है तो उसका बिल माफ़ हुआ है ना, उसको पैसा थोड़े पहुंचाया गया है। अगर पैसा पहुंचाने लगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे जो कह देंगे जी मेरी भी 200 यूनिट आती है। या फिर हो सकता है जो बांटने वाला है वही बता देगा कि जी हाँ ये 500 लोग हैं, इनको दे दो। उसमें क्या होगा कि बाइसनेस आएगी, लोग अपने लोगों को आगे लाएंगे और उस पैसे को उस तक नहीं पहुंचने देंगे और रास्ते से हटा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल होता है, लोग करते हैं, बाइसनेस आती है। लेकिन ये योजनाएं अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उसमें गुंजाइश नहीं है कि एक पैसा भी कहीं से इधर उधर हो जाए। अब वो बिल उसका माफ़ हो गया तो सीधा सीधा माफ़ होना है, आप उसके बीच में कहीं एक पैसा नहीं निकाल सकते। हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ क्या है, जो योजनाएं चल रही हैं हरियाणा में आज, उनके माध्यम से बुढ़ापा पेंशन है तो हो सकता है वो पता नहीं किसको मिल रही है, असली बुढ़ापे वाले को मिल रही है कि नहीं मिल रही है। दूसरी ये गरीब कल्याण योजनाओं के तहत मकान दिए जा रहे हैं तो पता चल रहा है कि कोई अच्छी खासी कोठी वाला है उसने भी एक मकान ले लिया है, प्लाट मिल जा रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जिनको राशन वगैरह मिलता है तो पता चल रहा है कि बढ़िया अच्छे खासे घर में रहता है, AC में रहता है। BPL कार्ड है, हाँ, गरीब लोगों का नहीं। बिल्कुल, गरीब आदमी अपने BPL कार्ड बनवाने के लिए चक्कर काट रहा है और कोई सुनवाई नहीं कर रहा। तो ये सब योजनाएं इम्प्लीमेंटेशन पे है। अब जो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है या उसका जो मकसद है वो हमें नहीं समझ में आता कि वो गरीब को उठाना चाहता है कि नहीं उठाना चाहता। सर, लोगों का कहना है कि सिर्फ 2 चीज़ें फ्री होनी चाहिए, बाकी सब पेड होना चाहिए। उन 2 चीज़ों में सिर्फ कहा गया कि शिक्षा और चिकित्सा। इस बात में आप क्या मानते हैं? देखिए, बिल्कुल ये एक नागरिक का अधिकार है कि सरकारी व्यवस्था से जो शिक्षा और चिकित्सा मिलती है ये उसको फ्री मिलनी चाहिए। फ्री मिलने का ये है कि आप शिक्षा जो है वो हर किसी का अधिकार है। अब उसको आप ऐसे तो नहीं तोल सकते कि जो पैसे वाला है तो शिक्षा पाएगा वरना इससे शिक्षा छीन लेंगे, नहीं हो सकता ये। तो ये समान अधिकार है। बिजली के लिए आप हो सकता है एक बार को कह दो कि भाई साहब कंज्यूम करोगे तो आपको ये मिल जाएगी बिजली, ना पैसा देंगे तो बिजली मिलेगी, अन्यथा फिर आप अंधेरे में या फिर मोमबत्ती में काम चला लो, वो जीवन बिता सकता है। लेकिन शिक्षा मतलब कि आप उसको एक तरह से भ्रूण हत्या ही है आज के समय में, अगर किसी ने शिक्षा नहीं ली तो या उसको शिक्षा से वंचित रखा तो। बिल्कुल, जो शिक्षित होगा वो उसका अधिकार है जी, राइट टू एजुकेशन।
हर व्यक्ति का अधिकार है। और सरकारी स्कूल बनते ही क्यों ये शिक्षा इसीलिए तो बनते हैं कि हर किसी को पढ़ाया जा सके, शिक्षित किया जा सके देश के अच्छे भविष्य के लिए। हमारे यहाँ जितना ज़्यादा शिक्षित होगा नागरिक, उतना अच्छा देश का भविष्य होगा। सिद्धू मूसेवाला पंजाबी गायक जिसकी अभी गोलियों से मारकर हत्या कर दी गई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई आप सरकार ने सिक्योरिटी हटा दी, ऐसा कुछ था, इस पर क्या कहें? देखिए, जो आप ऐसा कह रहे हैं सिद्धू मूसेवाला जी, मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से श्रद्धांजलि पेश करता हूँ, उनकी आत्मा को ईश्वर शांति दे। और सिक्योरिटी हटा लेने का मुझे नहीं लगता, ये आपसी रंजिश का मामला है। सिक्योरिटी एक रूटीन पे वो है और सभी की रिड्यूस की गई, उनकी भी रिड्यूस की गई थी। और उसके बावजूद भी शायद जो उनके पास सिक्योरिटी थी वो उस समय में उनके साथ नहीं थी। तो क्या कारण रहा उसमें, सिद्धू जी का खुद का रहा या कैसे रहा, उसके अभी जांच चल रही है, उसके ऊपर जो भी है वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन वो आपसी रंजिश का कोई मामला है और पंजाब सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है कि जो भी दोषी है इसमें उसको सज़ा दिलाएगी सब। अभी लोकल बातचीत करते हैं अपने महेंद्रगढ़ नारनौल की। तो चुनाव होने वाले हैं, निकाय चुनाव, नगर पालिका चुनाव, तो आप जो पार्टी है वो किस प्रकार से चुनाव लड़वाने के लिए तैयार है? देखिए, आम आदमी पार्टी का जो चेहरा है वो आम चेहरा होगा। हमारे को किसी दिग्गज या किसी खास की ज़रूरत नहीं है। हमारे को ज़रूरत है जो चेहरा अपने महेंद्रगढ़ का हो, हमारे बीच का हो और आम चेहरा हो, जो आज जो परेशानियां या नगर में जो महसूस कर रहा है वो पीड़ा उसने सही हो, देखी हो और वो उस चीज़ का निवारण कर सकता है। जिस व्यक्ति ने देखा नहीं वो नहीं कर सकता। तो हमारा चेहरा जो होगा वो आम चेहरा होगा। इस समय आपने नगर परिषद नगर पालिका महेंद्रगढ़ में या नगर परिषद नारनौल में या नगर पालिका नांगल चौधरी में आपने देखा होगा पिछले 6 साल से नगर पालिकाएं ठप पड़ी थी। बिल्कुल, काम किसी भी प्रकार का शून्य, मतलब मैं कह सकता हूँ एक रोड़ी भी अगर कहीं लगी हो तो आप कैसे, हाँ, तो माइनस तो है ही। मान लो जो थी वो भी जर्जर हो गई। और जो इस समय जो अचानक से चुनाव घोषणा होने की संभावनाएं जब आई तो आपने देखा होगा पिछले 4-6 महीने से एकदम से विकास के लिए रफ्तार बढ़ गई। सारा बजट जो है बाहर निकाल लिया गया है। आज अपने शहर में विशेष तौर पे खोखा जो तोड़े गए थे, 29 खोखा तोड़े गए, उस प्रकरण पे मैं आपको विशेषता से बता रहा हूँ कि क्या योजना थी वो जिसके लिए उन खोखों को वहाँ से हटाया गया। क्या मैं दिल्ली, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश कई जगह मेरा जाना हुआ है, लेकिन मैंने अपने जीवन में या जितनी भी जगह मैं गया हूँ ऐसी कोई योजना नहीं देखी जिसमें कि सड़क के किनारे टाइल बिछा दे, वो भी सड़क के नीचे। बिल्कुल, हो सकता है कोई योजना हो कि भाई साइड में फुटपाथ बनाया जाना है, पेवमेंट बनाई जानी है, शहर का सौंदर्यकरण होगा, लेकिन जो सड़क के लेवल से नीचे टाइल बिछा देना, ये सिर्फ और सिर्फ पैसा निकाल के भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे को खा लेने का काम किया गया है। वहाँ पे टाइलों को सिर्फ बिछा दिया है, 2 दिन में मिट्टी बिछाओ, टाइल लगाओ, कहानी ख़त्म। जो बीच में आए, क्योंकि देखो बजट को आपने लेना है तो ये सरकार जो थी इसने सारे बजट को अपने लोगों को देना था, अपने ठेकेदारों को देना था या अपने अधिकारियों को देना था या स्वयं लेना था। उस तरह से उन्होंने निकाला और अफरा तफरी में इस तरह के विकास कार्य कराए हैं जो कि ज़मीन पे शायद किसी भी उसमें आते नहीं कि ये कोई योजना है। बिल्कुल जी, डिवाइडर बन रहे हैं, रोड नहीं बन रहा। बिल्कुल, जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ इन्हें डिवाइडर चाहिए, जहाँ नदी नहीं है वहाँ पुल चाहिए। इस तरह की योजनाएं आज सरकार ला रही है तो सरकार की मंशा साफ नज़र आती है। आज पूरे प्रदेश भर में हर नगर पालिका, हर नगर परिषद, हर नगर निगम में आप भ्रष्टाचार देख रहे हैं और रोज़ नए मामले उजागर हो रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा स्पष्ट तौर पे आप कह सकते हो कि सरकार का विशेष ध्यान जो है वो भ्रष्टाचार की तरफ है और वो उसमें लिप्त है। अभी जो चुनाव होगा उसमें आप पार्टी से कौन कैंडिडेट होगा या पार्टी से होगा या नहीं होगा? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी प्रत्येक नगर पालिका, प्रत्येक नगर परिषद में, प्रत्येक नगर निगम में चुनाव लड़ेगी और महेंद्रगढ़ नगर पालिका, नारनौल नगर परिषद और नांगल चौधरी नगर पालिका, तीनों सीटों पे हमारे चेयरमैन उम्मीदवार रहेंगे और प्रत्येक वार्ड में तीनों जगह पे हमारा कैंडिडेट रहेगा जो कि वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ेगा। तो लगभग कब तक महेंद्रगढ़ का चेहरा साफ हो जाएगा? महेंद्रगढ़ का चेहरा आज या कल में 1-2 दिन में ही संभावना है कि सामने होगा। हमारे शीर्ष नेतृत्व जैसे ही फैसला लेगा उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसकी औपचारिक घोषणा हो जाएगी। क्या लगता है आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होगा तो क्या रहेगा आप पार्टी का मत? देखिए, आज
की तारीख में अगर आप हरियाणा प्रदेश का चुनाव करा लें विधानसभा का, तो मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हमारे हरियाणा प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। अगर वक्त लगता है, तय समय पे चुनाव होगा, तो एक तरफा आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी, बड़ी जीत के साथ बनाएगी, जैसी कि दिल्ली में बनाई है, पंजाब में बनाई है। तो जो सुविधाएं वहाँ पे दी जा रही हैं वही हरियाणा में लागू होंगी फिर? बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है वो यही है। वो जिस प्रदेश में उनकी सरकार बनेगी, उस प्रदेश के नागरिक को वही समान अधिकार जो दिल्ली में व्यवस्थाएं दी गई हैं, वो आज पंजाब में लागू होनी शुरू हो गई हैं। और आने वाले समय में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, अरविंद केजरीवाल जी मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों में एक विकल्प के रूप में उन्हें देखा जा रहा है। और सब जगह जहाँ भी सरकार आएगी, वो सभी योजनाएं और उससे अधिक योजनाएं, हो सकता है कि हमारे क्षेत्र की मांग कुछ प्लस में, तो वो योजनाएं भी अरविंद केजरीवाल जी का डायरेक्ट जो आम नागरिक की ज़रूरतें हैं उनका फोकस होता है। पार्टी जो है वो आम नागरिक से लेती है हर चीज़ को डाटा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ऊपर से आया और छोड़ दिया कैंडिडेट कि हाँ आप जाओ, अब ढूंढो क्या कमी है और फिर उसका इलाज करो। हमारे यहाँ पहले मांग आती है, फिर जनता बताती है हमारा कौन चेहरा होगा, उस चेहरे को फिर मैदान में उतारा जाता है और फिर वो उनका प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि आम नागरिक के विश्वास का चेहरा हमारे यहाँ चुनाव लड़ेगा आम आदमी पार्टी में। सर बात करें अभी चुनाव लड़के चेयरमैन जब बनेगा आम आदमी पार्टी का अगर बनता है, तो उस प्रकार से चेयरमैन देखते हुए किस प्रकार से विकास कार्य करवाए जाएंगे? देखिए, नगर पालिका का जो चेयरमैन हमारा होगा, तो नगर में जिस तरह के भी योजनाएं हैं, यानी नगर में सड़क हो गया, सीवर लाइन हो गया, या और सौंदर्यकरण जो नगर का होता है, उन सब चीज़ों को हमारा जो चेयरमैन होगा वो डे वन से अपने जनता जो अपना नागरिक है महेंद्रगढ़ का या महेंद्रगढ़ नगर के लिए, वो पहले दिन से अपने काम में लग जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस आप डे टू डे देखेंगे। जो आज तक महेंद्रगढ़ में नहीं हुआ, वो अब आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में होगा। अभी अब बात करते हैं जिस रोड पे आप लगातार आते जाते रहते हैं, यहाँ आते हैं महेंद्रगढ़ से, तो ये रोड नेशनल हाईवे होता था, स्टेट हाईवे बना दिया। काफ़ी बार इसके पैसे जो टेंडर हैं वो पास हो चुके। हाल ही में 298 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया था, वो भी कैंसिल कर दिया गया। बताया जा रहा है कि फिर से टेंडर होंगे। और करीब 12 से 15 साल पहले ये रोड बनाया गया था, चौटाला सरकार बताई जाती है उस समय थी। तो क्या लगता है इतने सालों तक किसी रोड का न बनना क्या होगा? देखिए, ये मध्य और दक्षिणी भारत को उत्तर भारत से जोड़ने वाला एक मेन रोड है, आपने देखा होगा। लेकिन इसको सिर्फ और सिर्फ इसको जो बढ़ना था, आज अगर इसको अपने अनुरूप जो इसकी ज़रूरत थी या जो इसका ट्रैफिक था उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता तो मेरे ख्याल से 6 लेन प्लस 8 लेन तक आज पहुंच चुका होता। लेकिन नहीं, यहाँ के प्रतिनिधि या फिर हमारे जो सरकारें हैं, उनकी कभी मंशा ही नहीं रही, उनका विचार नहीं रहा इस दिशा में कि उन्हें शायद लगा कि महेंद्रगढ़ जो है ये सबसे शांत इलाका है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसे विकास में जितना पिछड़ा रखेंगे उतना ये अच्छा रहेगा। तो उनकी हमेशा ये मंशा रही है। आप इस सड़क के बारे में जानते हैं, पिछले 8 वर्ष से या उससे पहले कांग्रेस सरकार में भी इसको क्या मिला था? पैच मिले थे, सिर्फ 1-2 दफ़ा पैच मिले, कोई नारियल फोड़ दी जाती, हाँ बिल्कुल पैच दिया जाता था। वो भी सिर्फ और सिर्फ कोई विशेष हमारे कोई मुख्यमंत्री का दौरा है या फिर किसी मंत्री का दौरा आ गया, कोई केंद्रीय मंत्री का दौरा आ गया, तो उस समय थोड़ा बहुत पैचवर्क का कार्य किया जाता है। अन्यथा आम नागरिक के लिए कभी इस सड़क पे कोई ध्यान नहीं दिया गया गत सरकारों द्वारा। अब फिलहाल में भी पिछली 3-4-8 साल में आपने देखा होगा इसकी कितनी बार घोषणाएं हो चुकी, कितनी बार इसके बजट पास हो चुके, इसके ज़मीन जो इसके लिए लेनी थी वो ज़मीन अधिग्रहण हो चुका। लेकिन उसके बावजूद भी क्या मजाल की टस से मस हो जाए ये रोड, ये अपना वैसा का वैसा यहाँ बना हुआ है, वही गड्ढे बने हुए हैं, यहाँ का नागरिक आज भी उन्हीं गड्ढों से गुजर रहा है। तो जिस प्रकार से आपने बातें सुनी हैं आम आदमी पार्टी को लेके, कांग्रेस को लेके और बीजेपी पार्टी को लेके, किसने क्या विकास करवाए हैं और हालिया चुनाव में क्या बातचीत होने वाली है, कौन विधायक आगे लड़ेगा आम आदमी पार्टी से, क्या कुछ होगा और नगर पालिका में कौन चेहरा साफ होगा, अगर चेयरमैन बनते हैं तो क्या कुछ करवाए जाएंगे, आगे विधायक बनते हैं तो महेंद्रगढ़ में क्या बदलाव होंगे, सारी बातें आपने डॉक्टर साहब से जानी हैं। किस प्रकार के व्यूज़ आपको इनको लगे और आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका भी कोई सवाल हो तो वो भी हम इनसे पूछने का
पूरा मौका लेंगे, समय लेंगे, किस प्रकार से इनके विचार आपको लगते हैं ज़रूर बताएं और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।